जब गर्मी पड़ने के कारण पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्रॉप में, अनेक समस्याएं आएंगी, तो ये जो खाद्यान्न है इनकी भी कमी होगी, जो कि आज देख रहे हैं हम। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, और अल्टरनेट हमने ढूंढा तो बोला सबसे अच्छा अल्टरनेट है। इससे हम ये जानते हैं कि बस्तर में चींटियाँ खाते हैं जी, उस चींटियों का वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं हम? वैल्यू एडिशन को करना चाहिए जी। और उस कंट्री को भेजना चाहिए जो वहाँ उसका उपयोग हो सके। क्यों नहीं हो सकता? आजकल देश में हलाल फूड की बात बहुत होती है कि नहीं? मुसलमान इस देश में कोई कहता है 20 करोड़ है, कोई कहता है 30 करोड़, मैं नहीं जानता कितना हो, पर एक बड़ी संख्या पे है। जो ग्रॉस हॉपर होता है, छोटा कनकट्टा बोलते हैं, ठीक है जी। ना, वो हलाल फूड है, हो और विश्व में इस हलाल फूड का उपयोग अनेक कंट्री कर रहे हैं और सर्टिफाइड हलाल करके बिक रहा है। हो क्यों नहीं देश में, जब राजस्थान से स्वार्मिंग आती है ना कनकट्टे की, हॉपर सिक्स को कहते हैं, ग्रास हॉपर कहते हैं, जी। उसका स्वार्मिंग होती है, मतलब करोड़ संख्या में इंसेक्ट उड़ते हैं। हम ये पाकिस्तान में उस समय कलेक्ट करके उसको बेचा जाता है और खाया जाता है। जी, क्यों ना हम उसका उपयोग करते हैं, कलेक्ट करें जब वो स्वार्मिंग होती है, क्यों ना हम राजस्थान में, हमारे रेगिस्तान में, जहाँ की नेचुरल कंडीशन में ग्रास हॉपर ब्रीड होते जी। हैं, वहाँ इसका काम हो और हम एक्सपोर्ट करें। 2022 में स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बेस्ट जो फूड है, इंसेक्ट फूड है, वो यहाँ के जो स्पोर्ट्स जो पीपल हैं, जो खेल खिलाड़ी रहते हैं, उनके लिए विशेष न्यूट्रिशन बनाया गया है। इसी तरह से जापान ने जो एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट, उनके लिए फूड, इंसेक्ट बेस्ड फूड बनाया है। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा इंसेक्ट डायरेक्ट मेडिसिन में उपयोग हो रहा है ट्राइबल एरिया पे। आज विश्व में करीब 2000 इंसेक्ट आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जिनका उपयोग मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल वे पे होता है। एक तो देखिए, सबसे पहले ये कि न्यूट्रास्यूटिकल है क्या, मतलब वो भोजन जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करे, उसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। यहाँ भी मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल टेबलेट्स मिलते हैं, शायद हमें सभी अवगत है। ये न्यूट्रास्यूटिकल हम इंसेक्ट से निकालते हैं। जो अलेक्जेंडर ग्रेट आया था, इस देश पे आया था ना सर, चंद्रगुप्त की बात करते हैं, तो उससे माना कि उस काल में सर्वदंश से कैसे हम आदमी को बचाएं, ये प्रक्रिया हिंदुस्तान में उपलब्ध थी और विश्व में अग्रणी थी। आयुर्वेद ग्रंथ से जब मैंने पढ़ा और उस पर आधारित मैंने देखा कि जो भारतीय लोग हैं, 124 एनिमल, तो प्राणी का विभिन्न भाग, जिसको एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका उपयोग आज वहाँ पर पुराने ऋषि मुनि या पुराने लोग करते हैं, जी करते थे सर। जब मैंने ये पाया, अध्ययन किया, तो मेरा उत्साह और बढ़ा। क्या प्लानिंग कमीशन के मेंबर को मालूम है कि ये किताबें हैं इस देश में, इस क्षेत्र के वैज्ञानिक ने लिखा है? आप अच्छा ही मत कम से कंडेम तो करिए, इसमें एक कमी है, ये तो पढ़े तो। बड़े दुख के साथ कहना, उनके पास पढ़ने का भी समय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण साक्षात्कारों के क्रम में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध कीट विज्ञानी श्री S.K. श्रीवास्तव जी का साक्षात्कार। डॉक्टर श्रीवास्तव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कीट विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर हैं। उन्होंने 15 पुस्तकें और 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। श्री श्रीवास्तव जी को वर्ष 1999 में AZRA फेलोशिप पुरस्कार, 2003 में एंटोमोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश, विस्तार शिक्षा के विकासशील मॉडल के लिए ICAR पुरस्कार 2013 और 2019 के दौरान डॉक्टर B बसंतराज डेविड फाउंडेशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से वे सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव के
अप्लाइड जूलॉजी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को अप्लाइड जूलॉजिस्ट रिसर्च एसोसिएशन भुवनेश्वर द्वारा वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति के लिए डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव पुरस्कार की स्थापना करके सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्हें वियतनाम में आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया है। इसमें विश्व के 9 वैज्ञानिक अपनी बात रखेंगे। इनमें से एक डॉक्टर सूर्यकांत श्रीवास्तव जी भी होंगे। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम छत्तीसगढ़ के गौरव डॉक्टर सूर्यकांत श्रीवास्तव जी से बातें करेंगे जरा सुकून से। सर, आपका यदा कदा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि कीट विज्ञान के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे जागी? आपने शोध के लिए इस क्षेत्र को ही क्यों चुना है? मूल तौर पर मैं प्योर साइंस का विद्यार्थी हूँ। प्योर साइंस मतलब जूलॉजी में मैंने एमएससी और पीएचडी किया और उसी दौरान मुझे कार्य करने के लिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में जाना पड़ा। वहीं से मैंने पीएचडी किया। जब वहाँ मैं था तो चूँकि पीएचडी का कार्य मैंने वहाँ किया तो एक क्षेत्र होता है जिस पे लोग आज भी काम करते हैं। चूँकि मैं जूलॉजी से संबंध था और जूलॉजी का एक पार्ट है कीट साइंस एंटोमोलॉजी, तो न चाहते हुए मुझे उस विषय पे काम करने के लिए वहाँ पर मार्ग मिला। अच्छा। और जब मार्ग मिला तो मार्ग मिलने का से ये फ़ायदा ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो जानकारियाँ हैं वो मैंने इकट्ठी की। पीएचडी का जो मेरा कार्य था वो तो छत्तीसगढ़ पे जो आवश्यक था उस विषय पे था, क्योंकि उस समय मैं यहाँ पर शायद आपको मालूम होगा कि 1976 की एक काल था जब इस क्षेत्र में डॉक्टर रिछारिया नाम के एक वैज्ञानिक थे। जी डॉक्टर रिछारिया। मेरे को सौभाग्य है कि मैं उस वैज्ञानिक के साथ अपना कुछ समय बिताया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे कटक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 1976 की बात है, मैं उनके यहाँ जो इंस्टीट्यूट है MP राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ का इंस्टीट्यूट उसमें था, उसमें मैं रिसर्च फेलो करके कार्य कर रहा था। तो ये अनेक विषय अनेक घटनाएं होती हैं जिसे आदमी चाहकर और न चाहकर भी नए आयाम को छूता है और उस आयाम के द्वारा अगर उसको अच्छा लगता है तो उस क्षेत्र पे उसकी अभिरुचि बढ़ती चली जाती है। जी सर, आपने अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान के जिन अनछुए पहलुओं पर काम किया है उनमें से कौन सा विषय आपको सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक लगा? वैसे तो किसी भी नए फील्ड में काम करना बड़ा रोमांचित करता है। मेरी शुरू से इच्छा थी कि भारतीय नए जो पुराने ज्ञान है क्या उसको आज के वैज्ञानिक पैरामीटर पे हम कुछ कह सकते हैं या वो कितनी उपयोगिता है उसकी है। क्या पुराने भारत के संस्कारित जो ज्ञान है जो कि आदिवासियों के बीच में अभी अंदर इम्बाइब्ड है जी, तो क्या उसका उपयोग किया जा सकता है? हाँ। आज के परिवेश में और आज के परिदृश्य में आदमी की सबसे आवश्यकता है पेट की भूख। जी। उसके बाद ही आदमी को किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है। सर, पेट की भूख को शांत करने के लिए आदिवासी क्या करते हैं? जी, अपने बीमार बच्चों के पत्नियों के वो सेवा शुश्रूषा के लिए क्या उपयोग करते हैं? विज्ञान के आसपास है। अच्छा सर। तो विज्ञान हमारे आसपास एक विषय हो मेरे दिमाग में आया है। जी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विज्ञान हमारे आसपास के द्वारा ही अपने को स्वस्थ रख सकता है सर। और जीता है उसमें। जी सर। मुझे या कोई भी व्यक्ति को अमेरिका में क्या हो रहा है उसे कोई विशेष शायद मैं अमेरिका कभी जा भी ना पाऊँ, पर अगर अपने आसपास के परिदृश्य में जो है वही मेरे जीवन को एक दिशा दे सकता है। जी सर। और इसका ध्यान रखते हुए मैंने फिर अध्ययन शुरू किया। जी। यही विषय था अनटच्ड फ्रंटियर ऑफ द साइंस। सर। जी। और इस अनटच्ड फ्रंटियर ऑफ साइंस में
विषय क्या था मेरा? सबसे पहले तो मैंने ये जो आयुर्वेद पढ़ा है, अच्छा सर। आयुर्वेद ग्रंथ होते हैं ना, जी सर। तो आयुर्वेद ग्रंथ जब मैंने पढ़ा और उस पे आधारित मैंने देखा कि जो भारतीय लोग हैं 124 एनिमल, तो प्राणी का विभिन्न भाग जिसको एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका उपयोग आज वहाँ पर पुराने ऋषि मुनि या पुराने लोग करते हैं जी या करते थे। सर। सर जब मैंने ये पाया, अध्ययन किया, तो मेरा उत्साह और बड़ा काम करने का है। सर। सर तो वो मेरी दूसरी किताब थी। जी जी। मेरी पहली किताब थी, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या जिसे आज आप देख रहे हैं तो सर्पदंश की समस्या है। जी। हमारा आसपास रायगढ़ का क्षेत्र है, हाँ। वहाँ तो लोग कहते हैं कि सर्प के कारण जीना मुश्किल है। जी। तो जब मैंने इतिहास पढ़ा, मतलब साइंस का इतिहास और ज्ञान प्रचारक, सुश्रुत, वाग्भट, जो जितने भी ग्रंथ हैं सभी मैंने देखे, और सभी का जब सार संग्रह देखा तो देखा ये कि जो अलेक्जेंडर ग्रेट आया था, इस देश में आया था ना सर, चंद्रगुप्त की बारे में बात करते हैं, तो उससे माना कि उस काल में सर्पदंश के से कैसे हम आदमी को बचाएं, ये प्रक्रिया हिंदुस्तान में उपलब्ध थी और विश्व में अग्रणी थी। तो यहाँ से मेरा टच फ्रंटियर का जी जी ज्ञान है, जी जी ये मैंने शुरू किया। सर। तो ये जब, चूंकि ये तो सामान्य हुआ बात, जी ये प्राणी में क्या हो सकता है, सर। क्योंकि मैं एंटोमोलॉजिस्ट था, जी निश्चित रूप से उस विषय पे मैंने और सीमित किया और अपना ज्ञान विभिन्न आयामों पे कीट से संबंधित मैंने जी। पढ़ाना शुरू किया। जी जी। और कीट शास्त्र के जितने भी इंटर फ्रंटियर है, सर। सर जैसा आपने नाम लिया, इंसेक्ट बायो इंडिकेटर, जी जी इंसेक्ट फॉर फूड, इंसेक्ट फॉर मेडिसिन, जी। इंसेक्ट फॉर न्यूट्रास्यूटिकल, गेरियन फीडर इंसेक्ट्स, सर। ये ऐसे विषय हैं। मतलब कीड़ों के हमारे विभिन्न जीवन आयाम में क्या क्या उपयोग हो रहे हैं, हो सकते हैं और हुए हैं। जी जी पुराने काल में ये ज्ञान था, वो हम भूल गए हैं। जी जी तो पुरानी चीज़ और नया साइंस, जी जी इन दोनों को कोरिलेट करते हुए मैंने पुस्तकें लिखी सर। ताकि लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान मिल सके जी और ये प्रदेश नहीं, देश भी इससे अनुप्राणित हो सके। सर। सर सर खाद्य सुरक्षा में जो है कीटों की भूमिका, और सर आपका ये भी मानना है कि भविष्य में अनाज का संकट जो है वो उत्पन्न हो सकता है, और ऐसे में कीट जो है एक समाधान के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। तो जो अनाज का संकट क्यों, आपको ऐसी आशंका क्यों है कि अनाज का संकट हो सकता है, और क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, मतलब ये गर्मी बढ़ रही है और अन्य प्रकार की समस्याएं पूरे विश्व में आज समस्या हम देख रहे हैं। इस क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा परिवर्तन असर है, एक तो गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से, क्योंकि कीट हमारे हैं, कीट के बहुआयामी संबंध आदमी से है, और सबसे बड़ा संबंध है प्लांट पॉलिनेशन से, पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेटर्स हैं। जब वो पॉलिनेटर का जीवन ही, क्योंकि 80% फसल यहाँ की है विश्व की, वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर 80% क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप इंसेक्ट्स की कमी के कारण, इंसेक्ट्स में जो आने वाली समस्या के कारण वो समय पे पॉलिनेट नहीं कर पाएगी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भोजन की समस्या होगी। जी। तो उसका हम सब्स्टिट्यूट क्या करें? सब्स्टिट्यूट एक ही है कि आज आदमी इस विश्व में 60 से 70% आदमी वो हर्बीवोरस के साथ साथ ऑम्निवोरस भी है। हम सब मांस खाते हैं, इसमें तो कोई परहेज नहीं। विश्व का 6 जो कॉन्टिनेंट है, बड़े को बोलते हैं, सभी जगह मिल जाएंगे कि जो मांसाहारी लोग हैं। कंट्री के ठंडे प्रदेश में तो मांस का उपयोग ज़्यादा होता है। अब मांस की भी आवश्यकता तब पूरी होगी जब मांस देने वाले जीव, जैसे बकरियां हैं, आपको मुर्गियां हैं, वो जिंदी रह पाए, उनको भोजन मिल पाए, मछलियों को भोजन मिल पाए।
तो ये भोजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रकृति है एक फूड चेन से चलता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और जीवन से भोजन का जो कंसेप्ट है आयुर्वेद का, उससे ही मतलब संसार चलता है। तो हमको मुर्गियों का भोजन भी तैयार करना पड़ेगा, मछलियों का भी भोजन भी तैयार करना पड़ेगा, जानवरों का भी भोजन तैयार करना पड़ेगा। तो ये सोर्स है कहाँ? आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके लिए हम अनाज का उपयोग करते हैं। जब गर्मी पड़ने के कारण पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्रॉप में, अनेक समस्याएं आएंगी, तो ये जो खाद्यान्न है इनकी भी कमी होगी, जो कि आज देख रहे हैं हम। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, और अल्टरनेट हमें ढूंढना है तो बोला सबसे अच्छा अल्टरनेट है इंसेक्ट। इसलिए ये हम विषय को हम आज विश्व में बड़े प्रधानता से हम ध्यान दे रहे हैं और विश्व वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। सर आज विश्व में अगर मैं बताऊं आपको तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि विश्व में अगर मैं कहूँ 2030 तक $8 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। ओह, जब इतना बड़ा बिजनेस सेक्टर है और हमारा जो हिंदुस्तान है, मैं वही कहूँगा बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, बहुत बड़े क्षेत्र में हम फसल ले रहे हैं, वन है, तो क्यों ना हम इस विषय पे हम अपना ध्यान लगाएं। सर ये विषय था। सर जैसे कीटों को भोजन के विकल्प के रूप में उपयोग करने की जो सोच है, तो सर समाज में इस बारे में कई तरह की झिझक भी है, तो आप इस झिझक को किस तरह से देखते हैं? क्या इस दिशा में लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न। पहले तो हम यही जानें कि हम कीट पे ही क्यों एम्फेसाइज दे रहे हैं। जी, विषय ये है कि हम कीट को ही क्यों सामने रख रहे हैं। जी, इसलिए कि मनुष्य को आवश्यक जो भी प्रोटीन है, फैट है, वसा है, जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मेडिसिनल आवश्यकता की जो चीज़ें होती है, जी, इसको हम ATP कहते हैं, तो ये सभी उपलब्ध है। मतलब ये हमारा बेस्ट सोर्स है। और दूसरा आपको जो प्रश्न था सर कि आदमी इसको खाएगा तो कैसे खाएगा, क्या कुछ एवर्शन कुछ है, क्योंकि खाने में नया चीज़ खाने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए ऑलरेडी इस विश्व में बहुत सारे जो कंट्री हैं, जहाँ यूरोप में बात करूँ क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत पीछे है, एशिया में देखें साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो इवन ब्रेड बना रहे हैं, चॉकलेट आ रहा है, फूड एज ए फूड कहना चाहिए, इसके आ रहे हैं, ड्रिंक्स आ रहे हैं, सभी मार्केट में अवेलेबल है। जी, मतलब किसी भी चीज़ को कैसे हम आदमी के लिए उसके मुंह के लिए जो आवश्यक जो उसकी मिठास है, जो उसकी टेस्ट है, वो बना रहे हैं। इसके लिए भी ऑलरेडी बहुत प्रयास हो चुका है और हो रहा है। जी सर, तो ये समस्या अभी नहीं है। जी, एक समस्या ये है कि सबसे पहले हमको देखिए, किसी भी देश में 2 या 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मोस्ट एडवांस लोग, यहीं भी चले जाइए, दिल्ली कलकत्ता में आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, लोग सभी खाते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट वो टेस्ट खाते हैं, जो टेस्ट करते हैं, मैं बता दूं सभी के प्रोडक्ट इंसेक्ट बेस्ड उपलब्ध है विश्व में। जी, समस्या एक ही है कि हिंदुस्तान में वो प्रोडक्ट अभी आ नहीं रहा है, जी, जी, इसलिए हम हिंदुस्तानी इस बात से अनभिज्ञ हैं। जी, जी, किस और दूसरी बात है, दूसरा वर्ग होता है वो आदिवासियों का है, जी, जिसके बारे में हम बात तो करते हैं पर कुछ हमारे पास ज्ञान नहीं है, चर्चा नहीं है। जी, जी, हम ये जानते हैं कि बस्तर में चींटियाँ खाते हैं, जी, उस चींटियों का वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं हम? वैल्यू एडिशन को करना चाहिए जी। और उस कंट्री को भेजना चाहिए जो वहाँ उसका उपयोग हो सके, क्यों नहीं हो सकता? सर, आज बस्तर है, इस चीज़ में डिप्राइव है। सरकार चाह रही है कि हमको एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से नई चीज़ चाहिए। जी, ये तो आप मेरे से सभी लोग जान रहे हैं यहाँ पर जी, जी, कि आज हमारे पास एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। जी, जी, तो ये नया फ्रंटियर है। सर। तो सर जिस दिशा में आप सचेत कर रहे हैं और जिस दिशा में आप काम करने की आवश्यकता बता रहे हैं, तो क्या भारत में उस दिशा में कुछ काम शुरू हुआ है क्या सर, और किस स्तर तक वो पहुंचा है, यदि शुरू हुआ है तो?
अगर मैं कहूँ तो ये देश का दुर्भाग्य है कि विश्व जिस चीज़ को आज 40 साल से काम कर रहा है, भारत में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई। कदाचित इसका अनेक कारण हो सकते हैं। एक है कि हिंदुस्तान में हर्बी और मतलब खाद्यान्न जो है खाने वाले लोग हैं, अनाज खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। शायद सरकार की भी वही सोच है, इसलिए इस फ्रंटियर पे काम नहीं हो पाया है, नहीं हुआ है। परंतु चूँकि देश के समग्र विकास के लिए अनेक आयाम की जरूरत है। एक बात और बता दूँ आपको जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल देश में हलाल फूड की बात बहुत होती है, लेकिन नहीं, मुसलमान इस देश में कोई कहता है 20 करोड़ है, कोई कहता है 30 करोड़, मैं नहीं जानता कितना हो, पर एक बड़ी संख्या पे है। जो ग्रॉस हॉपर होता है, छोटा कनकट्टा बोलते हैं, ठीक है ना, वो हलाल फूड है। और विश्व में उस हलाल फूड का उपयोग अनेक कंट्री कर रहे हैं और सर्टिफाइड हलाल करके बिक रहा है। क्यों नहीं देश में, जब राजस्थान से स्वार्मिंग आती है ना कनकट्टे की, हॉपर्स इसको कहते हैं, ग्रास हॉपर कहते हैं, उसका स्वार्मिंग होती है, मतलब करोड़ संख्या में इंसेक्ट उड़ते हैं। हम ये पाकिस्तान में उस समय कलेक्ट करके उसको बेचा जाता है और खाया जाता है। क्यों ना हम उसका उपयोग करते कलेक्ट करें जब वो स्वार्मिंग होती है। क्यों ना हम राजस्थान में, हमारे रेगिस्तान में, जहाँ की नेचुरल कंडीशन में ग्रास हॉपर ब्रीड होते हैं, वहाँ इसका काम हो और हम एक्सपोर्ट करें। सर तो हमारे लिए नया नहीं है, नया कभी हम उसको विश्व के बोलते हैं ना, विश्व एक परिवार है और साइंस एक विश्व का पार्ट है। हमको अलग अलग भाग में नहीं सोचना चाहिए अगर विकास हम चाहते हैं तो। जी सर, वियतनाम में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, संभवतः इन्हीं सब मुद्दों पर वहाँ पर भी बात होगी। आपके अलावा जो है दुनिया के 9 वैज्ञानिक और अपनी बात रखेंगे। तो सर आप जो है वहाँ पर किन बिंदुओं पे अपनी बात रखने जा रहे हैं? और दूसरा सर, जो 9 वैज्ञानिक आ रहे हैं उन्होंने जो शोध किए हैं उसकी जानकारी यदि हो सर तो प्लीज़ वो भी आप बताएं सर। वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको सैफ शॉर्ट फॉर्म है, सैफ 25 साउथ ईस्ट एशिया फूड एंड एनर्जी एसोसिएशन है, उसको सैफ कहते हैं। आमतौर पर साउथ ईस्ट एशिया है, ये हमारा एक रीजन है, कहना चाहिए बॉर्डर रीजन है। हम चाहते हैं कि इस एरिया पे जो समस्याएं हो रही हैं और उसका समाधान, क्योंकि हर जगह एक रीजनल ग्रुप होता है जो उस रीजन के बारे में सोचते हैं। तो इसके जो सेफ 25 है, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस, वो हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं और आने वाली समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए। इसमें विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, वो अपनी बातें रखेंगे और एक प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग बनेगी साउथ ईस्ट एशिया के लिए। जी सर, आपने अपने शोध कार्यों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें डॉक्टर बी बसंत राज डेविड फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। तो ये जो अवार्ड है आपको किस शोध कार्य के लिए प्राप्त हुआ सर? ये जो लाइफ टाइम अवार्ड होता है, मतलब मैंने अपने जीवन भर में क्या किया, जो किया सर। जी सर। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, पर जो मुझसे हो सकता है जी। तो जिस एसोसिएशन की बात करते हैं सर, वो है अप्लाइड जूलॉजिस्ट रिसर्च एसोसिएशन। जी जी जी। सौभाग्य है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने में मेरा योगदान हो। मैं लाइफ मेंबर हूँ सर। जी जी। फाउंडर मेंबर हूँ कह सकते हैं। जी जी। जैसे ही हमने उसका नाम रखा था, ये 89 की बात है। हाँ सर। मेरे एक सहयोगी थे जो बाद में वहाँ के डायरेक्टर हुए, डॉक्टर आनंद प्रकाश। हम दोनों के बीच में एक ही चर्चा होती थी, नाम तो हमने अप्लाइड जूलॉजिस्ट रख लिया है, पर भैया हम इस अप्लाइड जूलॉजिस्ट नाम को चरितार्थ कैसे करें, हमारे कामों से दिखना चाहिए जी। केवल नाम रखने से कुछ नहीं होता सर। इस देश में नाम रखने वाले बहुत लोग हैं, पर हम उसको नाम को कितना चरितार्थ करें। तो उस चरितार्थ के लिए हमने अप्लाइड जूलॉजी की, आपने कहा ना, मेरे दिमाग में शुरू से था मैं ऐसा क्या करूं या हम ऐसा क्या करें जो अनटच्ड विषय है जी। इस देश में एग्रीकल्चर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआर, वो एग्रीकल्चर तक सीमित है सर।
परंतु एग्रीकल्चर से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी एग्रीकल्चर का पार्ट मतलब इंसेक्ट पार्ट हुआ है एग्रीकल्चर, सर। और उस पार्ट के सिवाय दुनिया बहुत बड़ी है और उस इंसेक्ट का बहुआयामी उपयोग हो रहा है। जी जी तो क्यों ना हम इस विषय पे, इस अप्लाइड जूलॉजी कोई पार्ट को सामने रखते हुए हम काम करें। जी जी क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या एक और है, वो समस्या ये है कि हमारे पास हम ज्ञान कहाँ से लाएं। जी अगर किसी व्यक्ति को बोले तो हम कि कोई सबसे पहला भाई कहाँ पढ़ूँ, कहाँ देखूँ मैं, जी तो फिर हमारा एक सोचा है, मैंने उनको कहा, हमारे जो सहयोगी हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, हम इस पर रिव्यू बुक लिखते हैं। रिव्यू बुक का मतलब ये होता है कि विश्व में जो भी ज्ञान है उस विषय का, उसको एक जगह ला के रख दें, ताकि आने वाली जनरेशन, कोई ना कोई भगीरथ तो पैदा होगा इस देश में जी। जो इस ज्ञान का उपयोग करना चाहेगा, जी। तो उसको भटकना ना पड़े जैसे आज तक के वैज्ञानिक भटक रहे हैं। जी जी तो ये मेरा सोच था। और मेरे मित्र जो डॉक्टर आनंद प्रकाश हैं, उन्होंने बोलते थे किसी न किसी को साथ चाहिए, ग्रुप चाहिए, उन्होंने मेरी बात को माना, जी। मुझे सहयोग दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। सर। क्योंकि विज्ञान किसी एक की बपौती नहीं होती, सर सर सबको सब नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, सर पर कुछ आता होगा। तो इस सोच पे हमने ये जो आपने कहा 14 किताबें, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये 14 किताबें हम ऐसे लिखें जो चाहे कह लो उसको चरक के शास्त्र बोल लें, ऐसा हर विषय का जो ज्ञान है आज तक का विश्व का, वो इसमें पूरी ज्ञान निहित है। जी सर तो ये इसलिए बुक है मेरी, रिव्यू बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। जी मतलब इस विषय पर अगर काम कर रहा है इस देश को या किसी भी देश को, सर तो ये किताब पढ़ ले तो उसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा विश्व में क्या हुआ है सर आज दिनांक तक। सर सर एक सवाल और मन में ये आ रहा है कि सर कि आप देश के बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो आप जिस क्षेत्र में काम की शून्यता देख रहे हैं, शोध की शून्यता देख, तो उस दिशा में आपने गवर्नमेंट का ध्यान तो आकर्षित किया ही होगा सर। तो क्या ऐसे कुछ प्रयास हुए या चल रहे हैं ऐसा कोई प्रयास सर? जब हमारा एसोसिएशन 89 से काम कर रहा है और एसोसिएशन हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार सिम्पोजिया ऑर्गेनाइज करते हैं। आज तक हमने 18 सिम्पोजिया सेमिनार किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। जब हमारा सेमिनार समाप्त होता है हमारी रिपोर्ट निकलती है, और वो रिपोर्ट क्योंकि हमारी सेमिनार जो हम करते हैं भारत की सबसे बड़ी संस्था में, तो ये कहने में गर्व होगा मेरा, हमारी जो संस्था है अप्लाइड जूलॉजी रिसर्च एसोसिएशन, न केवल इस देश में विदेशों में भी उसका स्थान है। हमारे जो ज्ञान को विश्व के सभी देश के लोग पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हम जैसे ही हमारा कॉन्फ्रेंस होता है हम गवर्नमेंट को भेजते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ मैंने कहे उनकी कुछ शायद समस्या हो, वो उस काम वो आगे नहीं बढ़े, पर जहाँ तक अभी जानकारी ये है अब गवर्नमेंट सोचने लगी, क्योंकि देखिए किसी भी काम करने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है उस विषय के बारे में इन डेप्थ नॉलेज कहाँ से मिले। दुर्भाग्य इस देश का कि अभी तक हमारा ध्यान जो है पूरा, हम ये मान चल रहे थे कि खाद्यान्न से हमें कोई समस्या नहीं जाने वाली है। शायद अभी भी कहते हैं कि देश का किसान इतना पैदा कर रहा है कि यहाँ के लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, परंतु अगर अब समस्या एक दूसरी आ रही है। समस्या ये है कि आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने क्या कहा, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उनके लिए क्या करेंगे आप? क्या घर को बेचेंगे? आपको ऐसी चीज़ों से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो उनके लायक हो, उनके टेस्ट के लायक। आज विश्व में सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो फ्रंट रनर जो आवश्यकता है वो है फूड इंडस्ट्री। और फूड इंडस्ट्री मतलब वो पैदा करी जो वो खाते हैं। आप खाते तो छोड़ दीजिए, आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, और उसके लिए नया फ्रंटियर है इंसेक्ट फॉर फूड, इंसेक्ट फॉर न्यूट्रास्यूटिकल। एक बात और बता दूँ आपको कि अभी 2022 में स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बेस्ट जो फूड है इंसेक्ट फूड है, वो यहाँ के जो स्पोर्ट्स जो पीपल हैं, जो खेल खिलाड़ी रखते हैं, उनके लिए विशेष न्यूट्रिशन बनाया गया है। इसी तरह से जापान ने जो एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट,
उनके लिए फूड इंसेक्ट बेस्ड फूड बनाया है। तो ऐसे काम बहुत चल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है जब विश्व इतना आगे बढ़ रहा है तो वाई नॉट भी हम प्रयास तो करें। और ये नया फ्रंटियर है, ये मेरी सोच है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने इस विषय पे इतना अभी भी एम्फसाइज करता रहता हूँ। सर, आपके नाम से डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव पुरस्कार की स्थापना की गई है। ये पुरस्कार किन शोध कार्यों के लिए दिया जाता है? किस तरह के शोध कार्यों को इस पुरस्कार के जरिए प्रोत्साहित किया जाता है सर? हमारे जो एसोसिएशन है, हमारे एसोसिएशन में चूँकि हम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें विभिन्न शोधार्थी अपने शोध कार्यों को सामने रखते हैं। शोध कार्यों को सामने रखने की दो प्रक्रिया होती है उस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये कि लोग आके अपनी बातें कहते हैं ओरली, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारे पेपर्स आते हैं। तो एक होता है पोस्टर प्रेजेंटेशन। जी जी। और पोस्टर प्रेजेंटेशन का मतलब ये आमतौर पर ये मानते हैं कि जो बेचारे विद्यार्थी हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं, वो अपना काम, चूँकि उनका काम उस स्तर का नहीं होता। बस कहने में ज़रूर आपको अन्यथा लगे, वो चाहते हैं कि उनको भी हम उनके काम को देखें। तो अधिकांश जो प्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस के, वो पोस्टर प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो पोस्टर प्रेजेंटेशन में ये होता है कि लोग अपनी बातों को वहाँ पर पोस्टर में प्रेजेंट करते हैं और जो व्यक्ति प्रेजेंट करना चाहता है वो अपने डिफाइन करता है। तो अब 2 सेक्टर हो गए कॉन्फ्रेंस के, एक तो ओरल प्रेजेंटेशन, दूसरा पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन आमतौर पर नए वैज्ञानिकों के लिए होता है, यह मानते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन पुराने लोग करते हैं जो कि 10-15 साल का जिनका अनुभव है। तो ये जो नए लोग हैं उनको हम उत्साहित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसको पोस्टर प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म में कहते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म में का जो पुरस्कार है वो मेरे नाम से। सर जी सर, भारत में जो पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान रहा है, आपने तो अभी जिक्र भी किया है सर, तो इसमें आपने ये भी जिक्र किया कि कीटों के उपयोग की परंपरा रही है। तो आज के संदर्भ में उन परंपराओं का क्या महत्व है, और आप जो कह रहे थे कि उन परंपराओं को अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो किस तरह के अनुसंधान होंगे और आज की जो आधुनिक चिकित्सा है उसमें वो कैसे उसकी उपयोगिता होगी सर? फिर बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज विश्व में करीब 2000 इंसेक्ट आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिनका उपयोग मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल वे पे होता है। एक तो देखिए, सबसे पहले ये कि न्यूट्रास्यूटिकल है क्या, मतलब वो भोजन जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करे, उसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। यहाँ भी मार्केट में बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल टेबलेट्स मिलते हैं, शायद हमें सभी अवगत है। ये न्यूट्रास्यूटिकल हम इंसेक्ट से निकालते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में प्रोटीन, फैट, वसा, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मेजर एलिमेंट है, सभी रहते हैं। तो विभिन्न आजकल के जो आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इन इंसेक्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको हम जो डिजायर्ड कैप्सूल फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में हम एनिमल्स को या आदमियों को हम देने के लिए ग्राह्य बनाते हैं। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा इंसेक्ट डायरेक्ट मेडिसिन में उपयोग हो रहा है ट्राइबल एरिया पे। ये सभी जो आप कह रहे हैं या मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी किताब है एंटोमोथेरेपी, इसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है। सर इसी तरह से अब ये बात आती है कि इतने इंसेक्ट पैदा कहाँ से होंगे भाई, आखिर में इंडस्ट्री चलानी है तो अब क्या करें। तो कुछ इंसेक्ट आदमियों के लिए और कुछ इंसेक्ट एनिमल के लिए आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जी, जिसको हम कहते हैं मास रेयरिंग जी। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए मास रेयरिंग की जाती है, तब उसको प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, मिलता रहे उस इंडस्ट्री को। तो जहाँ तक आदमियों के लिए है
तो आदमी के लिए जो उपयोग आता है इंसेक्ट वो है मीलवर्म, ब्लैक सोल्जर फ्लाई, ग्रॉस हॉपर, ये मेजर है। तीन इंसेक्ट की इंडस्ट्री आज विश्व में चलती है, मतलब जिस देश में ये सब काम होता है। एनिमल के लिए वो है कॉकरोच, मस्का मतलब मक्खी, और ये मीलवर्म। तो ये मेन इंडस्ट्री के लिए भी आईडी, मतलब ये कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। जी। तो सर जैसे आप कह रहे थे कि भारत में जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में काम नहीं के बराबर हुआ है, तो ऐसे क्या क्या काम हैं जो किए जाने चाहिए? आप यदि सरकार को सुझाव देंगे तो क्या सुझाव देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सवाल ये कि आज सरकार है पैसे की तंगी से जूझ रही है, परंतु आवश्यकता ये है कि विज्ञान का काम हो। तो हमको आज के परिदृश्य में जो फैसिलिटी है उस बीच में क्या ये सब चीज़ को किया जा सकता है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और उसके लिए बड़ा सिंपल है। इस देश की ICAR की लेबोरेटरी, इस देश की यूनिवर्सिटीज, सभी जगह विद्यार्थी इंसेक्ट रेयरिंग करते हैं, इंसेक्ट का पालन करते हैं अपने MSc PhD थीसिस के लिए। उनको उतना ही करना पड़ेगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें इन इंसेक्ट के बारे में शोध करें। अगर विज्ञान हमारे आसपास का मतलब इस क्षेत्र में जो कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं, अच्छा ये होता कि यहाँ का जो MSc और PhD का विद्यार्थी है कीट साइंस का, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कीट जिनका मेडिसिनल उपयोग हो, इस टॉपिक पे वो जानकारी इकट्ठा करता है। वो ये इकट्ठा करता कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कीट जिसका भोजन में उपयोग हो सकता है। भोजन का मतलब केवल आदमी मतलब जानवरों के भोजन में उपयोग हो सकता है, क्योंकि विज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में इमारत खड़ी नहीं होती। सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको करनी पड़ेगी, और बेसिक जानकारी का मतलब रिसर्च है। और रिसर्च का मतलब ये है कि ये शुरू होता है विद्यार्थियों के MSc PhD के वर्ष से। तो जो मैं बात आपसे हमसे चर्चा कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे चलने वाली है। तो चूँकि ये काम विद्यार्थी कर रहे हैं, PhD थीसिस हर साल बढ़ रही है, MSc थीसिस हर, तो बगैर पैसे ज़्यादा पैसा लगाए ऐसी थीसिस करवाएं जिसका कोई उपयोग ना हो। आज MSc PhD बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, अधिकांश थीसिस केवल लाइब्रेरी में पड़ी रहती हैं, उसको कोई पढ़ता भी नहीं। पढ़ता का मतलब उसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं है। अगर हम टीचर्स, रिसर्च के जो स्कॉलर्स को गाइड करने वाले लोग हैं, ऐसे नए नए ओपनिंग, नए नए फ्रंटियर पे विद्यार्थियों को काम कराएंगे, तब उस थीसिस की उपादेयता बढ़ेगी। और ये काम बगैर पैसे का होगा। हमारे पास यहाँ पर शायद आपने देखा होगा, रायपुर में बायो कंट्रोल लैब है। बायो कंट्रोल लैब में उन जीवों का रेयरिंग किया जाता है जो कि धान पे लगने वाले कीट को जैविक नियंत्रण में सहायक होते हैं। आप देखेंगे वहाँ जाकर, ये काम 6 महीने होता है, 4 महीने। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये फैक्ट बता रहा हूँ। क्या बाकी के 6 महीने में जब धान की, क्योंकि जैविक नियंत्रण में एक बड़ी कमी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेज लगता है। मतलब वो आप जो जैविक कीटनाशी पैदा करते हैं वो पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीट की विशेष परिस्थिति में ही काम करता है। जैसे ट्राइकोग्रामा है, तब कब रिलीज करेंगे आप तना छेदक के लिए, जब उसका एक पर्टिकुलर स्टेज होगा। अगर वो स्टेज निकल गया तो ट्राइकोग्रामा काम नहीं करेगा। तो मैं ये मेरा कहना मतलब बाकी के 6 महीने वो ऐसे अनुसंधान में काम करे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से कीड़े पाए जा रहे हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन लेवल क्या क्या है, किसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आज जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उस पर हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है, सरकार देगी, तो अपने
चीज़ पे भी काम करिए। जी सर, आपको इतने वर्षों का अनुभव है शोध के क्षेत्र में, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, तो ऐसी कौन सी शोध परियोजना है जिसको आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? अपने चीज़ को ये कहना कि मेरी उपलब्धि है सर। शायद एक भी नहीं है सर। परंतु ये कहूँगा मेरी उपलब्धि इस क्षेत्र को आने वाले दिन में आई ओपनर करके काम करेगी। जी सर। अगर इस देश को विकास करना है, इस क्षेत्र को विकास करना है, तो ये अनटच्ड फ्रंटियर है, ये आपको क्षेत्र को बहुत आगे तक ले जा सकती है। जी सर। इस क्षेत्र के मतलब बड़ी दुर्भाग्य कहना चाहिए, इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों का आज केवल धान पे काम है, अन्य फसलों पे काम है। पर कीट, देखिए कीट एक अलग विषय है। इस क्षेत्र में दुर्भाग्य है कि हम वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, छत्तीसगढ़ वो नहीं दे पाए जिसको देना चाहिए। अब आज हमारे क्योंकि विश्व में, भारत में इन विषयों पे काम नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ के लोग कहता हूँ, भाई आप जो कहते हो तो ये मैं खुद गाइड कर दूंगा मैं सर। और सौभाग्य से मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जानता हूँ, पर इतना है कि आपको दिशा दे सकता हूँ। जी जी। सर, आप को काम करते समय तरह तरह के अनुभव भी होते हैं, तो कोई दिलचस्प घटना आपके जहन में हो कि इस काम के दौरान या काम के इर्द गिर्द आम लोगों से मेल मुलाकात के दौरान कोई दिलचस्प घटना घटी हो जिसने आप पे असर डाला हो गहरा? देखिए, मेरा एक मानना है, क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकग्निशन। क्या बात है सर। जी जी, बिल्कुल। और मैंने जीवन में आज तक वही झेला है। जी सर। परंतु मैंने भी सोच रखा है कि अपने कामों से मैं वो स्थिति ला खड़ी कर दूंगा कि कम से कम इस विषय के जानकार इसको पढ़ें, इसको जानें। सर सर। क्योंकि ये इस क्षेत्र की आवश्यकता है। सर सर। तो जो नए शोधार्थी आ रहे हैं सर, हाँ। उनको आप किस तरह से प्रेरणा देंगे सर? मेरा मानना तो यही है, अभी भी विश्वविद्यालय जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, भाई कम से कम इस किताब की वजह से मैंने अभी जो नई किताब लिखी है, क्लाइमेट एंड इंसेक्ट इंटरेक्शन जो किताब है, उस किताब को जो वर्ल्ड बैंक की सबसे बड़ी संस्था है उसने उस किताब को हाईलाइट किया है। सर। जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने उसको रिकमेंड किया है। मैं कहता हूँ भैया उसको 1,500 किताब खरीद तो लो, पढ़ो तो। जब विश्व का वैज्ञानिक कह रहा है कि एक क्रिटिकल लिंक है, इसको पढ़ना चाहिए। जी जी। और सभी किताबों के बारे में है, मतलब हमने वो किताबें लिखी हैं जो कि वर्ल्ड लीडर है। जी। सौभाग्य से मेरे को उन लोगों का साथ मिला है जो हिंदुस्तान में जाने माने लोग हैं। जी। और हम लोगों का वो रिकॉर्ड है, अगर मैं कहूँ हिंदुस्तान के 5 वैज्ञानिक जिन्होंने इस 10 साल के कार्यकाल में जितने लिखा है, 5 वैज्ञानिक खोजोगे तो उनमें से एक मैं होऊंगा। सर, मैं बोझ नहीं कर रहा हूँ, पर ये वास्तविकता है। जी बिल्कुल, यही वास्तविकता है सर। जी जी। सर, कोई ऐसा थॉट आपके मन में हो कि आप उसको समाज में स्प्रेड करना चाहते हो सर? तो मेरा तो एक ही सोच है कि चूँकि किसी भी चीज़ की, नए चीज़ के बारे में एक वर्ग होता है, वो है पढ़ा लिखा वर्ग, जिसका पेट भरा होता है। कदाचित जिसका पेट भरा होता है वही अन्य चीज़ के बारे में सोच पाता है। क्षेत्र में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिशा देने के लिए किसी राह की खोज में हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो सरकार को, देखिए सरकार आज क्या करती है, सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जो अभी नए चीज़ों के बारे में जानकारी लेने का उनके पास समय नहीं है। कदाचित मैं यही कहूँगा, तो उनके पास या कहें भाई इन सब चीज़ों को आप पढ़ें। यहाँ प्लानिंग कमीशन है, स्टेट प्लानिंग कमीशन, हमें मतलब क्षमा कीजिए कहना चाहिए, क्या प्लानिंग कमीशन के मेंबर को मालूम है कि ये किताबें हैं इस देश में, इस क्षेत्र के वैज्ञानिक ने लिखा है?
आप अच्छाई मत करो, उसको कंडेम तो करिए, इसमें ये कमी है, ये पर तो पढ़े तो। मैं दुख के साथ कहना, उनके पास पढ़ने का भी समय नहीं है। जब इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग सजग होगा तभी देश में मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है, और तभी उसमें से अमृत विष दोनों निकलते हैं। और इस प्रक्रिया में अमृत है, हम चाहते हैं समाज ले, और विष है, जो कमियां हैं, हम सारे वैज्ञानिक उसको चैलेंज करके लें और उसकी कमियों को दूर करें। सर आज के इस साक्षात्कार में आपने काफ़ी आसन्न खतरों से आगाह किया है सर, आपने समाधान भी हमें बताया है सर। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आपने जो सपने देखे हैं वो सपने साकार हों सर। आज आपने काफ़ी कीमती वक्त हम लोगों को दिया सर, हम इसके लिए आप बहुत आपके आभारी हैं सर। और मैं भी आपका कृतज्ञ हूँ कह रहा था कि जो मेरी मन की भावना थी इस क्षेत्र के विकास के लिए, उसको आपने सुना, और न केवल उसको सुनने के बाद एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका। तो दोस्तों, उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और भारत के गौरव कीट विज्ञानी डॉक्टर श्रीवास्तव से आज हुई इस बातचीत में आपके समक्ष ज्ञान के कई नए पहलू उजागर हुए होंगे। यह बातचीत अवश्य ही आपको उपयोगी लगी होगी। महत्वपूर्ण साक्षात्कारों के क्रम में फिर किसी महत्वपूर्ण हस्ती के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले किसी मोड़ पर। नमस्कार।